नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त समूह। ठीक है, इसे आप अनुवांशिकी का ही एक चैप्टर समझ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रक्त समूह, ठीक है, तो जान लेते हैं रक्त समूह के बारे में। रक्त जैविक द्रव्य पदार्थ है, याद रखेंगे, रक्त जैविक द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, लाल रक्त पेशी या आरबीसी, और इसे वैज्ञानिक नाम में एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल रक्त पेशी को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम में, तो आपका आंसर होना चाहिए एरिथ्रोसाइट। ठीक है, बात कर लेते हैं सफ़ेद रक्त पेशी, इसे ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, सफ़ेद रक्त पेशी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट बनाते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबिका या प्लेटलेट्स, इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, बिंबिका या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। तो इन सब से निर्मित तथा जटिल रचना वाला द्रव पदार्थ है रक्त। ठीक है, रक्त आरबीसी, सफ़ेद रक्त पेशी और बिंबिका या प्लेटलेट से निर्मित तथा जटिल रचना वाला द्रव्य पदार्थ है। चलिए देखते हैं रक्त क्या क्या होता है रक्त में। और तो ये रक्त मिल के बना होता है प्लाज्मा और रक्त कोशिका से। ठीक है, तो बारी बारी इसे ही समझते हैं। रक्त बना होता है प्लाज्मा और रक्त कोशिका से। तो ये प्लाज्मा के अंतर्गत आता है पानी, जो कि होता है 90%। ठीक है, प्लाज्मा में पानी 90% होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है, जिससे मिलकर ये प्लाज्मा बनता है। ठीक है, ये अन्य पदार्थ में एंजाइम, प्रोटीन वगैरह ये कुछ और तत्व रहते हैं पानी के अलावा, जिससे मिलकर प्लाज्मा बनता है। ठीक है, बात कर लेते हैं रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका आप जानते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इन सब से रक्त कोशिका बने रहता है और ये बढ़ते क्रम में रहता है। सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद वाइट ब्लड सेल। ठीक है, रक्त कोशिका में सबसे ज़्यादा आरबीसी, याद रखेंगे, क्रम भी पूछ सकता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन के कारण रक्त का थक्का बनता है, जिसे ताप नियंत्रित रखता है और घाव भरने का काम आता है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा रक्त स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये जो पूरा एरिया है इसे प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर जैसे डिब्बा है ये वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, सफ़ेद रक्त पेशी, रक्त कणिका, और ये जो थप्पा है इसे प्लेटलेट्स बोला जाता है, और ये सब मिलके ऐसा ब्लड बनता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बारी बारी से इनके जो तत्व है उनके बारे में जान लेते हैं, रक्त कोशिकाओं के तत्वों के बारे में। तो बात करते हैं आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी, इसका लाइफ होता है 120 दिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का रहता है। आपका आंसर होना चाहिए 120 दिन। ठीक है, इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा, बैनमोरो में। ठीक है, इसका मृत्यु प्लीहा में होता है। डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जाता है और इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। याद रखेंगे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है। ठीक है, अब इसका काम, आरबीसी का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। ठीक है, आरबीसी की कमी से एनीमिया या अरक्तता रोग होता है और पीलिया रोग होता है। याद रखेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल की कमी से एनीमिया और पीलिया जैसे रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त में प्रति घन मीटर 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। याद रखेंगे, रक्त में प्रति घन मीटर 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जीवन काल 97 से 100 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 97 से 100 दिन होता है। याद रखेंगे, रक्त में
4.5 लाख से 5 लाख ये पर लीटर में मिलता है। ठीक है, रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख ये पर लीटर इसकी संख्या होती है। ठीक है, इसका काम है शरीर के कटने पर रक्त के बहाव को रोकना। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण जैसे कहीं पे कट वट जाता है तो जो खून बहना रुकता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। ठीक है, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारी से प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारी के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए लिए हूँ, डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और मानव शरीर में हिपेरिन, ठीक है, मानव शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता। ठीक है, हमारे शरीर में खून क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल की। तो रक्त में सबसे कम, जैसे ऊपर में बताया, बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा आरबीसी रहता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद सबसे कम व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसकी लाइफ 3 से 4 दिन होता है, ये दिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल की लाइफ शरीर में 3 से 4 दिन होती है और ये आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आकार में सबसे बड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं इसके वर्क की। तो ये प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है, और घाव भरता है। व्हाइट ब्लड सेल प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है और घाव को भरता है। अब इसके कुछ टाइप भी है व्हाइट ब्लड सेल के। ठीक है, तो एक टाइप है लिम्फोसाइट और दूसरा टाइप है मोनोसाइट। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के 2 टाइप होते हैं, एक लिम्फोसाइट जिसका काम है बीमारियों से बचाना और मोनोसाइट का काम है घाव का भरना। याद रखेंगे, लिम्फोसाइट बीमारियों से बचाता है और मोनोसाइट घाव को भरता है। और इसके कमी से होने वाला रोग है एड्स, HIV वायरस के कारण। ठीक है, और ब्लड कैंसर। व्हाइट ब्लड सेल के कमी से HIV रोग, ठीक है, जो वायरस के कारण होता है, मतलब क्षमता कम हो जाती है, इस वायरस का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के कारण HIV रोग नहीं होता है, यदि शरीर में कम हो तो एड्स हो सकता है। ठीक है, वायरस के कारण, याद रखेंगे, एड्स वायरस से होता है। ठीक है, और ब्लड कैंसर इसके कमी से, याद रखेंगे। अब यदि शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया बोला जाता है और कम हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। ठीक है, शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, और घट जाती है तो ल्यूकोपीनिया बोला जाता है। ठीक है, विटामिन ए से रक्त में व्हाइट ब्लड सेल बढ़ता है। याद रखेंगे, विटामिन ए के सेवन से शरीर में व्हाइट ब्लड सेल बढ़ती है, की मात्रा बढ़ती है। गाजर मूली खाए करो यार। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके रक्त समूह की पहचान खून में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा की जाती है। ठीक है, रक्त समूह की पहचान उनमें मौजूद एंटीबॉडी और एंटीजन के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। तो ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। यदि बात करें एंटीजन की तो लाल रक्त कोशिकाओं के सतह में पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु को एंटीजन कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के सतह में पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु को एंटीजन कहा जाता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के अणु को एंटीबॉडी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं रक्त समूह में कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। तो रक्त समूह में ए में, ठीक है, रक्त समूह ए में बी एंटीबॉडी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त समूह ए में बी एंटीबॉडी और ए एंटीजन होता है। ठीक है, रक्त समूह ए में बी एंटीबॉडी और ए एंटीजन पाया जाता है। रक्त समूह बी की बात करते हैं तो इसमें ए एंटीबॉडी, बी में ए एंटीबॉडी और बी एंटीजन पाया जाता है। नोट बनाते जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। अब पढ़े हैं तो आंसर दे देंगे, क्योंकि इसमें लोग धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो यदि समूह ए है तो बी एंटीबॉडी,
ठीक है, मतलब जो भी समूह है उसका एंटीजन सेम वही रहता है और एंटीबॉडी चेंज हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं रक्त समूह ओ में। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखेंगे। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे दूसरे ग्रुप को दे दिया जाता है। ठीक है, और इसमें ए और बी नामक दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए किसी भी समूह को दे दिया जाता है। ठीक है, रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, जबकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। नोट बनाते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इन्हीं सब से बनता है, तो आप बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं रक्त समूह ए बी की। तो ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन मैं ऊपर बताया सेम ही होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सर्वग्राही बोला जाता है। ठीक है, सर्वग्राही इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, याद रखेंगे। और एंटीजन इसमें ए भी है और बी भी है। ठीक है, इसलिए ये ए बी ग्रुप वाला ऐसा होता है, ए बी से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ओ से भी ले लेता है, और देता सिर्फ अपने ही ग्रुप को है, सिर्फ ए बी को ही बस देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समूह ओ, लाल रक्त कोशिकाओं में कोई ए बी एंटीजन नहीं होता। ऊपर बताया ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें सिर्फ ए बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में कभी कभी एक और एंटीजन पाया जाता है, एक प्रोटीन जिसे आरएचडी एंटीजन के रूप में, आरएचडी, ठीक है, एंटीजन के रूप में जाना जाता है। यदि यह आपके रक्त में मौजूद है तो इसे सकारात्मक यानी प्लस बोला जाएगा, और यदि यह मौजूद नहीं है तो इसे नकारात्मक माइनस बोला जाएगा। ठीक है, आरएचडी एक प्रोटीन है जो हर रक्त समूह में नहीं रहता, मतलब जिसमें रहता है वो प्लस में आ जाता है और जिसमें नहीं रहता है वो माइनस में आ जाता है। इस प्रकार हर एक ग्रुप में ए बी और ओ में ये आरएचडी फैक्टर पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता तो माइनस में आ जाता है। इस प्रकार ये 8 ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाला भी। तो जान लेते हैं कि कौन सा ग्रुप किसे रक्त दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकता है। यदि ब्लड ग्रुप ए प्लस जिसमें आरएचडी फैक्टर पाया जाता है उसे प्लस में सकारात्मक बोला जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे नकारात्मक या माइनस बोला जाता है। याद रखेंगे, प्लस उसको बोला जाता है जिसमें आरएचडी प्रोटीन पाया जाता है जिस ब्लड ग्रुप में, उसे सकारात्मक बोला जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता आरएचडी फैक्टर उसे माइनस बोला जाता है। ठीक है, माइनस वाले बहुत रेयर होते हैं, इनको खून नहीं मिलता, इनका खून सबको चढ़ जाता है। ये याद रखेंगे तो ये ब्लड देना आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जो ए प्लस वाला है वो सिर्फ ए प्लस वाले को ही देगा और ए बी वाले को देगा, ए बी प्लस वाले को। ठीक है, प्लस वाले बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ए प्लस वाला है जिसका ब्लड ग्रुप ए सकारात्मक है, ए पॉजिटिव है, वो ए पॉजिटिव को दे सकता है खून और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, बात करते हैं ओ प्लस की। तो ओ प्लस को तो देगा ही, ए प्लस को भी दे देगा, बी प्लस को भी दे देगा और ए बी प्लस को भी दे देगा। ठीक है, ये ओ वाले बेचारा सबको दे सकता है, मतलब ये प्लस वाला है तो सिर्फ प्लस वाले को देगा, ना कि माइनस वाले को, इसलिए इधर नहीं समझा रहा हूँ, ये इधर समझना है। तो इतना जानिए, प्लस प्लस वाले को देगा और माइनस सबको दे सकता है। ठीक है, बी प्लस की बात करते हैं तो ये बी प्लस को ही देगा और ए बी प्लस को देगा। याद रखेंगे, बी प्लस वाला जो ग्रुप है वो बी प्लस को देगा और ए बी प्लस को देगा, और ये बी प्लस है तो ऊपर बताया ये सिर्फ अपने ही ग्रुप को देगा, सिर्फ ए बी प्लस को ही देगा, बाकी ना तो ये ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ओ को तो दे ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सिर्फ सर्वग्राही होता है। अब बात कर लेते हैं माइनस वालों की। ए माइनस है तो ए प्लस को भी दे देगा। ठीक है, ए माइनस को भी दे देगा, ए बी प्लस को भी दे देगा, ए बी माइनस को भी दे देगा। तो जो माइनस वाला नकारात्मक वाला जो ब्लड रहता है जिसमें आरएचडी फैक्टर नहीं पाया जाता वो प्लस वाले को भी दे सकता है और माइनस वाले को भी दे सकता है अपने ग्रुप में, जैसे ए की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओ की। ओ माइनस है, ये बहुत रेयर ग्रुप है, ये सभी ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, ओ माइनस है, जैसे ओ प्लस की बात करें
तो O प्लस वाला सिर्फ O प्लस को देगा, A प्लस को देगा, B प्लस को देगा, AB प्लस को देगा, ना कि ये O माइनस को नहीं दे सकता, A माइनस को नहीं दे सकता, ठीक है, माइनस वाले को नहीं देता है जो O प्लस है। लेकिन ये O माइनस है, ये सबको दे सकता है, प्लस वाले ग्रुप को भी दे सकता है और माइनस वाले ग्रुप को भी दे सकता है, ठीक है। B माइनस की बात करते हैं तो ये B प्लस को भी देगा, B माइनस को भी देगा, ठीक है, AB प्लस को भी देगा, AB माइनस को भी देगा, ठीक है, जो B माइनस है। बात करते हैं AB माइनस, तो ये AB प्लस को दे सकता है और AB माइनस को दे सकता है। बस हो गया इतना, ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि खून किनको किनको दिया जा सकता है। माइनस वाले अपने सेम ग्रुप वाले प्लस को भी दे सकता है और माइनस को भी दे सकता है, बस ये याद रखेंगे। और जो प्लस वाले हैं वो सिर्फ प्लस वाले को ही देंगे, भले सेम ग्रुप का माइनस हो तो उसे नहीं दे पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर मामले में ORHD मतलब नकारात्मक, ORHD रक्त या O माइनस मतलब नकारात्मक रहे उसे माइनस बोला जाता है, मैं पहले ही बोला था। ORHD नकारात्मक रक्त सुरक्षित रूप से किसी को भी दिया जा सकता है, आप ये याद रखेंगे। और इसका उपयोग अधिकतर चिकित्सक जब जल्दबाजी में रक्त का तुरंत टाइप नहीं पता कर सकते तब उस रोगी को O माइनस का रक्त चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये सब में चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। RH फैक्टर के आधार पर, चूंकि ऊपर मैंने बताया जो केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ही रक्त दे सकता है, ठीक है, ये तो आप जान ही गए होंगे, और निगेटिव सबको दे सकता है, तो ये उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों का संभावित रक्त समूह, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। यदि माता पिता की रक्त समूह डबल O है, मतलब माता की भी O है और पिता की भी O है, तो उससे होने वाला संतान भी O ही होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। AB ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसका होने का चांस नहीं है, ठीक है। यदि माता पिता में संभावित रक्त समूह O और A है, यदि माता का O है पिता का A है, तो जो बच्चा होगा या तो O होगा या तो A होगा, ठीक है, क्लियर। यदि माता पिता के रक्त समूह O और B है तो संभावित बच्चा या तो O होगा या तो B होगा, दोनों में से एक का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि O और AB है, O और AB है, ठीक है, यदि माता का O है और पिता का AB है तो संभावित बच्चा होगा A होगा या तो B होगा, याद रखेंगे। यदि माता पिता O है, माता O है, पिता AB है, या पिता O है, माता AB है, तो संभावित बच्चा का रक्त ग्रुप होगा A हो सकता है या B हो सकता है। यदि माता भी A है और पिता भी A है तब होगा A और O, ठीक है, बच्चा। यदि माता भी A है और पिता भी A है, A ग्रुप है, तो संभावित बच्चा या तो A होगा उसका ब्लड ग्रुप या फिर O होगा, ठीक है। ज़्यादातर इसी से ही प्रश्न पूछा जाता है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B है, किन्हीं माता का A है पिता का B है, तो उसका बच्चा हो सकता है O हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यदि A और B है तो बच्चे A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, O भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि A और AB है तो A होगा, B होगा और A भी हो सकता है, ठीक है, O नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अधिकतर इसी में ही फंसाता है एग्जामिनर, इसे अच्छा से ध्यान देंगे। A और AB, ठीक है, यदि माता का A है और पिता का AB है तो अधिकतर केस में बच्चे O में चले जाते हैं, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें बच्चा होगा या तो A होगा या तो B होगा या फिर AB होगा, O नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यदि दोनों का ब्लड ग्रुप B है, सेम सेम रहता है, तब O होने का चांस रहता है, ये आप ध्यान देंगे। तो या तो B है तो या तो B ही होगा या तो O होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। B है और AB है, तो इस स्थिति में B हो सकता है, A हो सकता है और AB हो सकता है, और AB है तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वंशानुगत विकार के बारे में।
ठीक है, संतान में प्रत्येक जनक से वही एक दोषी जीन पहुंच जाए और दोषी जीन की जोड़ी की उपस्थिति से एक हानिकारक प्रभाव आ जाए, इस तरह के विकार को वंशानुगत या अनुवांशिक विकार कहा जाता है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में आता है, ऐसे रोगों को अनुवांशिक विकार कहा जाता है। ठीक है, वंशानुगत दोष अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ केवल एक दोषपूर्ण प्रभावी जीन के कारण हो सकते हैं और कभी कभी दो दोषी अप्रभावी जीनों के कारण होते हैं। ठीक है, अनुवांशिक दोषों को औषधियों से उपचार नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, अनुवांशिक दोषों को औषधि से उपचार नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे डायरेक्ट ये ऐसा लिखा आ सकता है इनका उपचार औषधियों से किया जाता है, तो वो सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, वैज्ञानिक ऐसी विधियों की खोज में लगे हुए हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति में मौजूद दोषपूर्ण जीन को हटाया जा सके अथवा उसके स्थान पर एक सामान्य जीन डाला जा सके। इसे जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि उस जीन को हटा दिया जाए और उसके जगह में दूसरा सामान्य जीन स्थापित किया जा सके। जीन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है जीन, क्या होता है गुणसूत्र, और जो ये अनुवांशिक रोग होता है ये जीन के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में आता है। याद रखेंगे, अनुवांशिक, वंशानुगत, ठीक है, विकार कई है। ठीक है, अनुवांशिक रोग कई हैं। सामान्यतः पाए जाने वाले 3 वंशानुगत दोष, ठीक है, सामान्यतः पाए जाने वाले 3 अनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया और रंगअंधता या वर्णांधता। ठीक है, याद रखेंगे, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और रंगांधता। अब जानते हैं इसके बारे में बारी बारी, ये है क्या। तो बात करते हैं थैलेसीमिया की। ठीक है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। याद रखेंगे, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है और माता अथवा पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी रोग है, वंशानुगत रोग है और माता या पिता या दोनों के जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन, ठीक है, 2 तरह के प्रोटीन से बनता है। रक्त में हीमोग्लोबिन 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा ग्लोबिन। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो 2 तरह के प्रोटीन से बनता है, एक अल्फा और दूसरा है बीटा ग्लोबिन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक प्रोटीन निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी पर, ठीक है, अल्फा और बीटा, इन दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन पर गड़बड़ी से ऐसा रोग थैलेसीमिया रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैलेसीमिया रोग किस कारण होता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन में जो 2 प्रोटीन होते हैं जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, अल्फा या बीटा, यदि इनमें गड़बड़ी हो जाए तब ये रोग होता है। ठीक है, थैलेसीमिया रोग होता है। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर और हाइड्रोफिट्स। ठीक है, थैलेसीमिया के ये प्रकार हैं, तो जान लेते हैं। थैलेसीमिया माइनर के बारे में जानते हैं पहले। यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन्स माता अथवा पिता द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिन्हें प्रभावित जीन्स माता या पिता द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, कोई एक से प्राप्त होता है, कोई एक में यदि ये अल्फा और बीटा किसी भी प्रोटीन में कुछ गड़बड़ी है तो ये थैलेसीमिया माइनर बच्चों को हो सकता है। याद रखेंगे, इस प्रकार पीड़ित थैलेसीमिया के रोग अक्सर कोई लक्षण नजर नहीं आता, अधिकतर ये 3-4 महीने बाद नजर आता है। यह रोगी थैलेसीमिया का वाहक होता है और जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया का वाहक बन जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि गड़बड़ी उसको उसके माता पिता से तो मिल ही गई है, तो वो गड़बड़ी अपने नीचे वाले पीढ़ी को देगा। ठीक है, तो ये तो थी थैलेसीमिया माइनर। ठीक, अब बात कर लेते हैं थैलेसीमिया मेजर। नाम से ही डेंजरस लग रहा है, मेजर मतलब उससे बड़ा। इसमें माइनर में केवल माता या पिता कोई एक संक्रमित था, किसी एक के प्रोटीन में गड़बड़ी था। ठीक है, अभी मेजर में यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिनके माता और पिता दोनों के जीन में गड़बड़ी होती है। ठीक है, ऊपर बताया जो माइनर होता है उनमें केवल माता या पिता कोई एक के में गड़बड़ी रहता है उनके जीन में, लेकिन जो मेजर है उनमें माता के भी जीन में गड़बड़ी होता है और पिता के भी जीन में गड़बड़ी होता है, तब ये थैलेसीमिया मेजर होता है। ठीक है, याद रखेंगे,
यदि माता और पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। और नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बुक से आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। और ये सब जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कीजिए यार, आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों, हमारा चैनल नया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप, हाइड्रोफिट्स। ठीक है, जो इसका सबसे खतरनाक टाइप है वो है हाइड्रोफिट्स। ठीक है, थैलेसीमिया माइनर कोई एक का जीन में गड़बड़ी रहता है, थैलेसीमिया मेजर इसमें दोनों का जीन में गड़बड़ी रहता है। ठीक है, दोनों माइनर रहते हैं, माता और पिता। ठीक है, मतलब दोनों के में ही गड़बड़ी है। यह एक बेहद खतरनाक थैलेसीमिया का प्रकार है। ठीक है, सबसे खतरनाक थैलेसीमिया का प्रकार है हाइड्रोफिट्स। ठीक है, याद रखेंगे, जिनके गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि ऐसा हाइड्रोफिट्स थैलेसीमिया हो तो गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है या पैदा होने के कुछ देर बाद बच्चा मर जाता है। तो ये तो थी थैलेसीमिया। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डेट भी याद रखेंगे, कब मनाया जाता है? 8 मई को। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, ये भी अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता है और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, हीमोसीमिया ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं होता और अत्यधिक मतलब ब्लड का बहाव रुकता नहीं है और अत्यधिक रक्तस्राव होता है। ऐसे बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं और यह भी एक अनुवांशिक रोग है। यह माता पिता से बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, अब अनुवांशिक रोग है तो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में भी होता है। हीमोफीलिया की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होती है। ठीक है, हीमोफीलिया की परेशानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की वजह से यह बीमारी ब्लड रिलेशन में होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखेंगे, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोला जाता है के वजह से यह बीमारी ब्लड रिलेशन में होने की संभावना बढ़ जाती है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों के ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया दो तरह के होते हैं, एक है हीमोफीलिया ए। ठीक है, हीमोफीलिया ए अलग अलग हो गया था इसलिए अलग अलग पढ़ डाला। हीमोफीलिया ये है क्लासिक हीमोफीलिया या क्लॉटिंग फैक्टर 8। ठीक है, और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, क्रिसमस डिसीज या क्लॉटिंग फैक्टर 9। ठीक है, तो याद रखेंगे। बात कर लेते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। हर एक चीज़ में अपने आप में क्वेश्चन आंसर हो सकता है, तो आप बारीकी से नोट बनाएंगे, शब्द टू शब्द नोट बनाएंगे और खुद से नोट बनाएंगे तो उससे माइंड में रहता भी है। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। ठीक है, तो थैलेसिया 8 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं वर्णांधता की। ठीक है, आँख की रेटिना दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, आँख की रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील रखती है, उन्हें राड्स और कांस कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों कोशिकाएं रंग का बोध कराती है। ठीक है, आँख के रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें राड्स और कांस बोला जाता है और इन्हीं कोशिकाओं के वजह से हमें रंग का बोध होता है। ठीक है, तो ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आँख की रेटिना में जो दो कोशिका होता है राड और कांस, जिसकी वजह से हमें रंगों का बोध होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप समझ सकते हैं। रंगों की पहचान करने या रंगों की अंतर करने की क्षमता को कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, वर्णांधता एक नेत्र रोग है जिसमें रंगों के बीच अंतर स्पष्ट करने में कठिनाई होती है।
ठीक है। वर्णांधता एक नेत्र रोग है जिससे रंगों के बीच अंतर करने में, स्पष्ट करने में कठिनाई होती है। इसका संबंध आंखों के अंधापन से नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधा है। आगे बढ़ते हैं। यह आंखों द्वारा रंगों की स्पष्ट पहचान न कर पाने की स्थिति से संबंधित है, ठीक। इस नेत्र रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति को नीले, पीले रंग या लाल और हरे रंग, ये यदि नीला है तो पीला रहेगा साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस शब्द के कारण बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। जब इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर दूंगा तब मैं इसे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये क्या शब्द है, ठीक है। लाल और हरे रंग, ये जोड़ी में ही एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यदि नीले पीले एक साथ दे दिया और लाल हरे को एक साथ दे दिया तब तो ये दोनों सही हो जाएगा। यदि पीले के साथ लाल दे दिया या नीले के साथ हरे दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं अपने प्रश्न में जरूर लूँगा और वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए क्यों गलत हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। मतलब दो रंग को, खाली नीले में ही दिक्कत नहीं आएगा। यदि नीले में दिक्कत आएगा तो उसे पीले में भी दिक्कत आएगा। आप ये ध्यान रखेंगे। यदि लाल में दिक्कत आ रहा है तो उसे हरे में भी दिक्कत आएगा, ठीक है। इस रोग से रोगी को कुछ रंग की अलग अलग पहचान करने में कठिनाई होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला टाइप है लाल हरा कलर ब्लाइंडनेस, मतलब लाल है तो हरा भी साथ में, जैसे जिसको लाल और लाल नहीं दिखता उसे हरा भी वो पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। एक ही चीज में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता वो लाल को नहीं पहचान पा रहा है और हरा को पहचान ले, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। लाल हरा कलर ब्लाइंडनेस मतलब ये, इससे पीड़ित व्यक्ति लाल और हरा कलर को पहचानने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। नीला और पीला कलर ब्लाइंडनेस, इससे पीड़ित व्यक्ति नीला और पीले कलर को नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्णांधता, इसका मतलब यह है कि ये कोई भी कलर को नहीं पहचान पाएगा। पूर्ण वर्णांधता का मतलब ये होगा इससे पीड़ित व्यक्ति को हर कलर भूरा ही नजर आएगा। याद रखेंगे, पूर्ण वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को हर कलर भूरा नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया और रंगांधता, ठीक है। हीमोफीलिया वर्णांधता दोनों में ही दोषपूर्ण जीन X गुणसूत्र पर स्थित है, ठीक है। किसमें स्थित है? दोनों का दोषपूर्ण जीन X गुणसूत्र पर, इसलिए विकार मां से बेटे को पारित हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह विकार मां से बेटे को पारित हो जाता है क्योंकि बेटा X गुणसूत्र मां से और Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है, ठीक है। और मां में तो दोनों गुणसूत्र X रहता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पिता में XY गुणसूत्र होता है और माता में डबल X रहता है, XX, ठीक है। इस गुणसूत्र के कारण माता में यह दोष दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये थी रक्त समूह और विकार से संबंधित टॉपिक। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।